हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज से हम हिंदी ग्रामर कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको। वर्णमाला में भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसका क्रम को देख लें तो सबसे पहले जो आती है वो वर्ण आती है। वर्ण से जो थोड़ा बड़ा होता है वो अक्षर होता है, अक्षर से थोड़ा बड़ा जो होता है वो पद होता है, और पद से जो थोड़ा बड़ा है उसको पदबंध बोलते हैं। ठीक है, और पदबंध से थोड़ा बड़ा जो होता है वो उपवाक्य है और सबसे बड़ा वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि क्रम से 6 आ जाते हैं हमारे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों की व्यवहारिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्णमाला यानी कि 10 स्वर 35 व्यंजन है। ठीक है, लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। ठीक है, आप लोग को ये पता है। और फिर ये 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो देखते हैं 13 स्वर में क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे अ, आ, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, 35 व्यंजन में ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, यो सॉरी फ्रेंड यहाँ नहीं होता है क्योंकि यो में 2 आ जाता है। ठीक है, प वर्ग। ठीक है, यहाँ पे द्विगुणु ये आ जाते हैं ढो, और योरो लोवो को अंतस्थ यानी कि अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी हम कह सकते हैं। और तालव्य मूर्धन्य सो दंत सो को इसमें हम हो उष्ण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा हम संयुक्त वर्ण की बात कर लें तो संयुक्त वर्ण में सबसे पहले आ जाएगा अक्षो, त्रो, ज्ञा और श्रो। तो अक्षो बने कैसे? क और श से आधा क, और स से त्रो बने आधा तो, और रो से ज और या बने हैं आधा ज, और यहाँ से और श और र से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, एक जो मतलब समझने के लिए है विदेशों से आग्रह किए गए वर्ण में कौन कौन आते हैं। इसमें अवगत वर्ण भी कहलाते हैं, जैसे कि अरबी फारसी इसे क्या बोलते हैं? आगत वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, क, ख, ग, ज, फ। यानी कि इनका क्रम प्रयोग जो होता है वो तल बिंदु में नुक्ता यानी कि यहाँ पे नीचे में जो होता है वह बिंदा दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी से आने वाले बात के बन तो अर्ध च, जैसे कि डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज, ये सब आते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम स्वर की बात कर लेते हैं कि स्वर में कौन कौन और क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम स्वर को, वॉवेल्स, और इसमें देखते हैं परंपरागत रूप से 13 स्वर हैं। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से 10 है, 10 स्वर है। कैसे? इसमें ये आ जाते हैं, यहाँ पे ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यहाँ री, अंग और अह जो है यहाँ पे ये जो आ जाएंगे इनका तो उच्चारण नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे उच्चारण के रूप में 10 ही आते हैं। ठीक है, अब हम स्वरों का वर्गीकरण जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट हो या फिर सेट हो या फिर कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें देखते हैं मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे एक मात्र समय लगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, यानी कि छोटा स्वर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आते हैं ओ, हर्ष ई और हर्ष उ। ठीक है, और जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ में आ जाता है, आ, ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लुप्त की बात करें तो ये उच्चारण की दृष्टि से, जैसे कि हम किसी का नाम पुकारते हैं वहाँ पे जो हम मतलब लेते हैं, जैसे कि किसी का नाम हम ले लेते हैं राम, ऐसे राम बोलते हैं राम, तो बीच में जो ये आ वाला वर्ड आता है ना उसको लुप्त, यानी कि संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता था, खैर हिंदी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीव के आधार पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जीव के आधार पर देखें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, जिसमें हम जीव के आधार पर देखेंगे तो ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और ऐ आ जाएंगे। ठीक है, अग्र भाग से जैसे कि बोल के देखिए ई, हर्ष ई, जीव थोड़ा आगे आता है ना। मध्य में अ बोलिए, आपका मतलब जीव मतलब थोड़ा मतलब
ओ बोल के चेक कर लीजिए, वो मध्य में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पश्च की बात करें यानी पीछे, तो उसमें आ जाएगा, यहाँ पे हम देखें थोड़ा तो आ जाते हैं यहाँ पे आ, हर्ष उ दीर्घ उ ओ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ हम देखें तो मुख्य स्वर, मुख्य मुख्य द्वार के आधार पर अगर हम देखेंगे तो मुख्य द्वार के आधार पर खुलने वाले आधार में आ जाते हैं, ठीक है। विवृत्ति के आधार पर जिन स्वरों में बोलने में पूरा मुंह खुलता है, ठीक है, उसमें ये आ जाते हैं। यहाँ पे पहले आ जाते हैं मुख्य द्वार के आधार पे विवृत्ति यानी कि ओपन, ठीक है। आ बोल के देखिए, आ पूरा आपका मुंह खुल जाएगा, ठीक है। और हम अर्ध विवृत के आधार पर अगर हम थोड़ा देखें तो अर्ध विवृत को हम बोल सकते हैं हाफ ओपन, यानी कि इसमें उच्चारण करते समय आधा खुलता है मुंह का द्वार। तो देखो ओ ए ओ आ, इस तरह बोल के चेक कर सकते हैं आप। तो इसमें से मतलब थोड़ा खुलता है। यहाँ पे अर्ध संवृत की बात करेंगे यानी कि हाफ क्लोज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाफ क्लोज में, तो जिस स्वरों के उच्चारण का मुख्य द्वार आधा बल से कि ए ओ ऐसे बोल के चेक कर सकते हो आप, ठीक है। आगे हम यहाँ थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारे, फिर आ जाते हैं यहाँ, सॉरी फ्रेंड थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो जाता है। तो संवृत के आधार पर, तो संवृत यानी कि 4 टाइप से होते हैं मुख्य विवृत के आधार पर। तो चौथा नंबर पे आ जाता है, डी नंबर हमारा है क्लोज, ठीक है। तो इसमें स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार बंद होते हैं, जैसे कि ई, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। वहाँ पे मैंने वहाँ पे ये मुख्य द्वार पे ये ओष्ठ के आवृत्ति मुखी और विवृत्ति मुखी। आवृत्ति मुखी के उच्चारण ओठ विवृत्ति मुखी गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मतलब कि लिप्स होते हैं ना, वो गोल नहीं होते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे ओ आ ई ऊ, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएंगे, मतलब होते हैं बट उतने नहीं होते हैं, जैसे कि इस टाइप से मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और यहाँ पे विवृत्ति के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं विवृत्ति के आधार पर वृत्तिमुखी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था अवृत्तिमुखी, ठीक है। यहाँ वृत्तिमुखी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे जिसके स्वरों का उच्चारण यानी कि होठ जो होता है हमारा वृत्त बन जाता है, यानी कि गोलाकार बन जाता है, जैसे कि हर्ष उ दीर्घ उ औ औ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ बोल के भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से मतलब बन जाता है हमारे लिप, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हवा, हवा उफ नो, हवा के नाक या मुंह से निकलने की गति जिसको क्या बोलते हैं हम, निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर, ठीक है, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो इसमें आ जाएंगे अ आ ई हर्ष ई आदि, ठीक है। आगे हम देखेंगे अनुनासिक के आधार पर कौन कौन से आते हैं। तो अनुनासिक जिसमें स्वरों के हवा मुंह के साथ साथ नाकों से भी निकलती है, यानी कि अंग स्वर वाला जो वर्ड लगता है ना, ए एन जो लग जाता है हाँ, इस तरह, तो उसमें आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो घोषत्व का अर्थ होता है कि स्वतंत्रियों श्वास में जब कंपन होती है, ठीक है, स्वतंत्रीय में जब कंपन होती है उसे हम घोष ध्वनि कहते हैं, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये याद रखने वाला चीज है कि मतलब पॉइंट है कि मतलब सभी घोष कैसे होते हैं, वो स्वर होते हैं प्राणत्व के आधार पर। यानी कि प्राण मतलब क्या होता है, प्राण शब्द का ही अर्थ होता है ऑक्सीजन, हवा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी कि इसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गए। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा जो बताने का मैंने प्रयास किया है, यानी कि स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो मैंने ये पिक के माध्यम से यानी बताने का प्रयास किया है। जैसे कि क वर्ग जो हमारे आते हैं वो कंठ से आते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा कंठ है, ठीक है। यहाँ तालु आ जाते हैं, फिर यहाँ मूर्धा आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये नासिक से आ जाते हैं हमारे ये, यानी कि अंतिम अक्षर 5वां अक्षर जो आता है हर वर्ण का। यहाँ पे ओष्ठ से प वर्ग आ जाते हैं, उ हर्ष उ दीर्घ उ आ जाता है। कंठ से यहाँ पे ये आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ए और ऐ की बात करेंगे तो कंठ और तालु मिलकर होते हैं, ठीक है। च वर्ग यहाँ आते हैं और य और स भी हमारे तालु से ही होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। और हम यहाँ पे जैसे कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले क होता है, ठीक है। आप लोग को तो पता है पहले क ख होता है, फिर च छ
होता है, फिर ट ठ, फिर प फ, फिर तो थ, सॉरी फ्रेंड, फिर तो थ, फिर प फ। तो यहाँ पे पहले कंठ आ जाते हैं, फिर तालु आ जाते हैं, फिर मूर्धा, यानी कि गला से ऊपर तालु, तालु से थोड़ा ऊपर मूर्धा, उसके बाद क्या दांत आता है ना, उसके बाद ओष्ठ आता है, तो सबसे लास्ट में यहाँ ओष्ठ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो दंत ओ नो, दंत मूल के आधार पर यहाँ दंत मूल के अंदर र और ल आ जाता है। ठीक है, दंत ओष्ठ के आधार पर वो आ जाता है। ओष्ठ कंठ, ओष्ठ और कंठ को मिलकर ओ और औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यंजन की थोड़ा अगर हम बात कर लें, कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे है कि जिसे बोलने में हमें स्वरों की सहायता ली जाती है वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। घोष, घोष के आधार पर व्यंजन, और घोष के आधार पर अघोष होते हैं और सघोष होते हैं। ठीक है, तो अघोष के अंतर्गत 1 और 3 आते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ याद करने के, जैसे कि अघोष, अघोष लिखिए 3 वर्ड हमारा आता है ना, लेकिन इसमें क्या 2 ही चुने जाएंगे, यानी कि 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे सघोष लिखिए, सघोष लिखिएगा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी घोष लिखिएगा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आप घोष लिखिएगा। ठीक है, सघोष को बस आप पॉजिटिव में याद रखिएगा, लेकिन याद करने के लिए यहाँ घोष याद रखिए। घोष 2 वर्ड आते हैं, मतलब दो वर्ण आते हैं यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत 3 4 5, यानी कि 3 अक्षर आ जाएंगे इसके अंतर्गत, यानी गौ घ लास्ट वाला, और अघोष में ये आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण में क्या आता है, यानी कि इसमें तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे एच लग गया वो महाप्राण हो गया, जहाँ पे एच नहीं लगा वो अल्प प्राण हो गया। जैसे भी देख सकते हैं हर वर्ण का, के एच, खो, जी, सी डबल एच, या फिर ये भी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। और फिर यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उसे अंतस्थ कहते हैं। इसकी रॉ, य, र, ल, व, यानी कि तालब, मूर्धा, वात्स्य, दंतोष्ठ, यहाँ तालु, मूर्धा, दंत, वाष्ठ। ठीक है, यहाँ पे घोष, घोष और अल्प प्राण है ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें तो उष्ण, उष्म घोष, जिसका उच्चारण करते समय वायु घर्षण खाकर निकलती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ना उष्ण। उष्ण में आ जाते हैं यहाँ पे श, तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत स और हो, तालु, मूर्धा, तालु, मूर्धा, मशोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्र, स्वतंत्रियो, स्वतंत्र, कंठ के भीतर, तो इसे अघोष होते हैं, यानी कि हो हमारे अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। ठीक है, और यहाँ हो एच नहीं फ्रेंड, ये यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न है थोड़ा, यहाँ अल्प प्राण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला देख लीजिएगा, सौ जो तीनों हमारे यहाँ पे ये 100 हैं, ये हमारे अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे भी एक रिविजन टाइप से है। ठीक है, तो इस तरह पूछा जाता है कि ओष्ठ के आधार पर, या फिर जिनके भी आधार पर होते हैं स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, एनटीए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।